वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल्स में कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड एनरिचमेंट ऑफ ओर। हम ओर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे और किस तरीके से मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मीडियम रिएक्टिविटी के ओर्स के एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले लेक्चर में हमने हाई रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर की वजह से क्या हो सकता है, आसानी से इन ओर्स का क्या किया जा सकता है, सेपरेशन किया जा सकता है, और जिस वजह से आपको प्योर मेटल बाहर निकल के मिलता है। आपको ध्यान होगा, आपको हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में NaCl का करवाया था। NaCl जो होता है एक रॉक सॉल्ट होता है, सोडियम का ओर कहलाता है। ओके, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है। आज का जो टॉपिक होगा मीडियम रिएक्टिविटी वाला होगा, जिसमें आपको बता रखा है कि इसमें दो प्रकार के मैक्सिमम ओर बनाए जाते हैं। एक होता है कार्बोनेट ओर और एक होता है सल्फाइड ओर। ओके, कार्बोनेट ओर जो होता है वो कैल्सिनेशन के अंडर जाता है, और इसी तरीके से जो सल्फाइड होता है वो रोस्टिंग के अंडर जाता है। और ये दोनों प्रोसेस जब होती है तो दोनों का फॉर्मेशन में क्या होता है, आपका मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनता है तो मेटल ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जब यहाँ रिडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड से अब जो मेटल हमें मिलेगा वो कैसा मेटल होगा, इम्प्योर मेटल हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हम यहाँ पे रिफाइनिंग प्रोसेस करेंगे और रिफाइनिंग के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि प्योर मेटल किस तरीके से यहाँ सेपरेट आउट हो चुका है। और आपको ये बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि यहाँ पे जो रिफाइनिंग होगी उस रिफाइनिंग को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ओके, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। आज हम मीडियम रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है कंडीशन, देखिए आपके पास जिंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। या तो जिंक हो सकता है, ओके, या आपका इसमें से कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो मीडियम रिएक्टिविटी में है, या आयरन भी हो सकता है, या आपका लेड भी हो सकता है, और यहाँ तक कि आपका ये कॉपर भी हो सकता है। तो इनके फॉर्मेशन में हम एक एग्जांपल लेते हैं जिंक का। जिंक का जैसे हम कार्बोनेट ओर लेंगे तो जिंक का कार्बोनेट ओर कहलाएगा ZnCO3। ओके, जिंक जब कार्बोनेट ओर के रूप में पाया जाता है तो जिंक कार्बोनेट बोला जाता है, कैलामाइन बोला जाता है इसको इन द एब्सेंस ऑफ हीट, मतलब इतने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, या हम कह सकते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या हम कह सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ जिंक कार्बोनेट। तो इससे क्या होगा, जिंक ऑक्साइड मेटल निकलेगा और साथ में CO2 गैस रिलीज होगी। और ये जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, दैट इज कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो कैल्सिनेशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो कैल्सिनेशन आप कैसे डिफाइन करोगे, कैल्सिनेशन का मतलब हो गया द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, इसी तरीके से अगर जिंक हम सल्फाइड और लेते हैं, जिंक ब्लेंड ZnS बोलते हैं जिसको, इसको जब हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं तो इससे क्या होता है, जिंक ऑक्साइड मीन्स मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर रिलीज होती है। ओके, तो इसकी वजह से हमारे पास दोनों में क्या मिला, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो, मीन्स मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन हमें मिला। इसका मतलब जब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब इसी मेटल ऑक्साइड के फॉर्मेशन को अब हमें रिडक्शन से इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है अभी तक जो आपने की है, इसे हम एनरिचमेंट ऑफ ओर कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमें जो करनी है प्रोसेस, वो प्रोसेस है आपकी कौन सी, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। हम जानते हैं रिडक्शन प्रोसेस में होता क्या है। रिडक्शन प्रोसेस में हम कुछ ऐसे एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो क्या कर सके, रिडक्शन प्रोसेस को कैरी आउट कर सके, जिनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। अगर आप एक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में आपको कैल्शियम जो होगा, वो कार्बन जो होगा इस जगह पे आपको मिलेगा। तो कार्बन जो होगा वो इन एलिमेंट्स, मीडियम रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स से ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से, मोर रिएक्टिव होने की वजह से वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को उनके ओर से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यदि आपके पास जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है, चाहे वो आपने कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू किया हो, चाहे आपने रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू किया हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, रोस्टिंग। ओके, तो दोनों के फॉर्मेशन में आपका जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जिंक ऑक्साइड को अब हम क्या करेंगे, कार्बन से रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो जब कार्बन से रिड्यूस करते हैं जिंक ऑक्साइड को तो क्या बनता है, ये बनता है आपका जिंक, और प्लस में निकलता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये जो जिंक यहाँ पे निकलता है आपका, ये होता है आपका इम्प्योर। कैसा होता है बेटा, इम्प्योर मेटल होता है।
इसके अलावा आप कई सारे और एग्जांपल्स पढ़ सकते हैं इसमें। रिड्यूसिंग एज एजेंट हम लोग ने यहाँ कार्बन का यूज किया है, आप चाहे तो एल्यूमिनियम का यूज भी यहाँ कर सकते हैं। यदि हम यहाँ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड हो गया, इसमें एल्यूमिनियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से Mn से वो क्या कर लेगा, इस वाले रिएक्शन में मैंगनीज को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा और अपनी जगह क्या कर देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देगा Al2O3, और मैंगनीज जो होगा आपका वो अलग से रिलीज होगा। जब ऐसी कंडीशन होती है तो साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ये जो हीट होती है, ये हीट इतनी मैक्सिमम अमाउंट में होती है कि ये जो मैंगनीज मेटल आपको मिलता है ये कैसे स्टेट में होता है, मॉल्टन स्टेट में होता है। मीन्स जो भी मेटल आपको मिलेगा उस रिएक्शन की एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से, एक्सोथर्मिक का मतलब ये हो गया कि वो रिएक्शन जो है हीट प्रोड्यूस कर रही है, और हीट इतनी ज़्यादा होती है कि वो क्या करता है, ये जो मैंगनीज हमें मिलता है इम्प्योर मेटल वो मॉल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा ही एक रिएक्शन और है जो आपका डेली एप्लीकेशन में इस्तेमाल में लाया जाता है, खासकर रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। बता सकते हैं वो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, दैट इज एल्यूमिनियम। तो देख लेते हैं। यदि अगर हम आयरन ऑक्साइड मीन्स Fe2O3, रेलवे ट्रैक्स जो होती हैं वो आयरन ऑक्साइड की बनी होती हैं, इसको हम बोलते हैं आयरन 3 ऑक्साइड। ओके, आयरन 3 ऑक्साइड, 3 यहाँ इंडिकेट करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, और Fe3 पॉजिटिव के रूप में। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव के रूप में रिलीज होगा यहाँ पे, और साथ में ऑक्सीजन कैसे निकलेगा, O2 नेगेटिव के रूप में। ओके, ये आप जानते हैं। तो आयरन Fe2O3 की रिएक्शन जब हम करते हैं किसके साथ, एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे हम ले रहे हैं, अभी हम कार्बन नहीं ले रहे हैं। तो हम जब रेलवे ट्रैक की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड को एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में क्या करने लगते हैं, हीट करते हैं। जब ऐसा होता है तो आयरन अलग से निकलता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होगा वो आयरन से क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज में देख चुके हैं, आयरन जो होता है वो नीचे पाया जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और एल्यूमिनियम ऊपर पाया जाता है। ऊपर वाले एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स की कंपैरेटिवली। तो एल्यूमिनियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने से आयरन क्या हो जाएगा, अपने ओर से रिप्लेस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर जो आपको आयरन दिख रहा है ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड फॉर्म में, अब ये आयरन यहाँ से रिप्लेस होकर एल्यूमिनियम इसकी जगह ले लेगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा Al2O3। ओके, साथ में आपका हीट निकालेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, और ये रिएक्शन आपकी कैसी कहलाएगी, अभी आपको बता चुके हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। तो ये एक्सोथर्मिक होने की वजह से इतनी अमाउंट की हीट जो होती है इस आयरन को क्या कर देती है, मेल्ट कर देती है। जब ये आयरन मेल्ट हो जाता है तो इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, जैसे आपके पास ये रेलवे ट्रैक है और इस रेलवे ट्रैक में क्या है, कहीं पे क्रैकिंग हुई हो, ठीक है ना। तो इस क्रैकिंग को जोड़ने के लिए, क्रैकिंग इन रेलवे ट्रैक्स में जो क्रैकिंग होती है उसको ज्वाइन करने के लिए, टू ज्वाइन क्रैकिंग इन रेलवे ट्रैक्स। इसका मतलब अब यहाँ पे ये रिएक्शन जब होगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट की हीट इसमें प्रोड्यूस होगी। जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी तो ये मेटल क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा यहाँ पे आयरन, और मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा पूरे मेटल का, और इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये मेटल क्या होते हैं, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। तो ये रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल में लाया जाता है इसका, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए। या तो हम कह सकते हैं दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन तो रेलवे ट्रैक्स में ज्वाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल में लाया जाता है, और दूसरा जो एप्लीकेशन है ये है आपका जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता है, क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ओके, इस पूरी प्रोसेस को जहाँ आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिडक्शन प्रोसेस शो करता है और हीट रिलीज करता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मिट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में कई बार पूछा गया इसके बारे में कि व्हाट इज थर्मिट रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए। व्हेन आयरन ऑक्साइड is treated with aluminium, when iron oxide ore is treated with aluminium as a reducing agent यूज किया जाता है, then a huge amount of heat is formed where the aluminium, because of its higher reactivity, it replaces iron from its ore, okay, to produce aluminium oxide, and the iron which formed here will be in the molten state। ये iron जो यहाँ पे मिलेगा हमें वो iron molten state में पाया जाएगा। ओके, इतनी बातें आपको इस थर्मिट प्रोसेस के बारे में पता होनी चाहिए कि थर्मिट रिएक्शन कहाँ इस्तेमाल में किया जाता है और किस तरीके से इस थर्मिट रिएक्शन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए या क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को जोड़ने के लिए। अभी हमने जो प्रोसेस पढ़ी है रिडक्शन प्रोसेस पढ़ी है। रिडक्शन के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। क्या कहते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब आप देखिए आपके पास जो मेटल यहाँ पे मिला है ये मेटल आपका इम्प्योर फॉर्म में होता है। ओके, अब ये जो मेटल यहाँ पे आपका इम्प्योर फॉर्म में होगा तो उस इम्प्योर मेटल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्योर मेटल में कन्वर्ट करना है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं।
यहाँ पे एग्जाम्पल में हम कई सारे एग्जाम्पल्स पढ़ सकते हैं, जैसे आप चाहो तो कॉपर के लिए पढ़ सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड और हो गया कॉपर सल्फाइड। ओके, इसके लिए हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे जिंक का सल्फाइड हो गया, जिंक सल्फाइड, इनके सेपरेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तो रिफाइनिंग में जब ऐसी प्रोसेस होती है, इन ओर्स का जब हम रिफाइनिंग करते हैं, तो जो मीडियम रिएक्टिविटी के एलिमेंट्स है, जैसे आपके मीडियम रिएक्टिविटी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं बेटा, ये है आपके जिंक हो गया, ओके, आयरन हो गया, ये सारे एलिमेंट्स, जिंक हो गया, आयरन हो गया, या फिर आपका लेड भी बोल सकते हैं और कॉपर भी कह सकते हैं। ओके, तो इस रिफाइनिंग का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसके बारे में हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। चलिए इसको समझते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती क्या है। आपके पास एक बीकर है, ओके, और इस बीकर में आपने क्या किए हैं, इलेक्ट्रोड्स इमर्स किए हैं। आपके पास एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ है आपके पास, ओके, और आपने इसको आउटर सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ये आपका नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव पार्ट, ओके। नेगेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको हम क्या कहते हैं, कैथोड या एनोड, नेगेटिव को बोला जाता है कैथोड, और जब आप पॉजिटिव पार्ट को बोलेंगे तो ये होगा एनोड। तो आप समझ चुके हैं, एनोड जो होगा वो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा, कैथोड जो होगा आपका वो नेगेटिव पार्ट होगा, ओके। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। अब जो आपके जो दो इलेक्ट्रोड्स रखे गए हैं, ये इलेक्ट्रोड में एक जो इलेक्ट्रोड है वो आपका प्योर मेटल का इलेक्ट्रोड है, एनोड। एनोड को हम प्योर मेटल के रूप में लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने प्योर कॉपर ले लिया, ओके, और यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, इम्प्योर मेटल होता है, और इम्प्योर मेटल उसी का जिसका हमें रिफाइनिंग करनी है। अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया गया तो कॉपर ही लिया जाएगा, मीन्स इम्प्योर मेटल को प्योर बनाना है यदि हमें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी के करस्पॉन्डिंग मेटल यहाँ इलेक्ट्रोड के रूप में लेना पड़ेगा। यदि यहाँ इम्प्योर कॉपर की मेटल है तो यहाँ पे आपको प्योर कॉपर मेटल रखना पड़ेगा, ओके। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया गया है वो इलेक्ट्रोलाइट है आपका एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपने बनाया, उसमें थोड़ी 2-4 ड्रॉप्स जो है आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 की डाल दी है, तो वो सॉल्यूशन पूरा एसिडिफाइड हो चुका है, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो सॉल्ट होता है, और ऊपर से आप जब इसमें थोड़ी ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के H2SO4 के डाल देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, इसीलिए इसको एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कहा गया है। अब इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है उसको हमें समझनी पड़ेगी, ओके। ये रिएक्शन कौन कौन देता है, आपको बार बार याद दिला दूं, कॉपर, जिंक हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, इसके अलावा निकल हो गया या फिर सिल्वर हो गया, वो भी ये प्रोसेस देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सिल्वर Ag2S के रूप में, सिल्वर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, निकल भी। इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, प्योर मेटल में से लगातार कंटिन्यूसली क्या करेगा, एनोड में से जो प्योर मेटल होगा वो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव के रूप में जाने लगेगा धीरे धीरे, और ये Cu2 पॉजिटिव प्योर मेटल है तो Cu2 पॉजिटिव के रूप में जाने लगेगा। जब ये Cu2 पॉजिटिव जो होगा वो सॉल्यूशन में जाएगा, और सॉल्यूशन में निकल से जाने के बाद वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके क्या करने लगेगा, आपका इस इम्प्योर मेटल के छड़ के चारों ओर डिपॉजिट होने लगेगा इस तरीके से। तो इसमें से प्योर मेटल निकलता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो मेटल होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, निकलने की वजह से ये थिन हो जाएगा। कैसी हो जाएगी, पतली स्ट्रिप हो जाएगी, थिन स्ट्रिप हो जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे बार लगातार कॉपर जो इसमें से रिलीज हो रहा था कॉपर, वो कॉपर क्या करेगा, क्योंकि नेगेटिव कॉपर पॉजिटिव आयन है और वो कैथोड की ओर को, अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर को मूव करेगा और इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो स्ट्रिप होगी थोड़ी सी मोटी होगी, थिक स्ट्रिप होगी, इस बात का ध्यान रखें। तो एक समय ऐसा आएगा जिस समय पे क्या होगा कि जितना आपका प्योर मेटल होगा कॉपर का, वो सारा का सारा सॉल्यूशन में गिरेगा, और सॉल्यूशन से जो कॉपर आयंस होंगे वो जाके कहाँ चले जाएंगे, आपके इस इलेक्ट्रोड पे जाके कलेक्ट हो जाएंगे कैथोड पे, और जिस वजह से क्या होगा, आपका कॉपर की जो लास्ट में आप जो स्टिक है, इसको इलेक्ट्रोड को आसानी से निकाल के इसमें से स्क्रैच करके ये कॉपर को अलग से निकाल सकते हैं, ओके। और जिस वजह से जो कॉपर मिलेगा आपको, वो कैसा कॉपर कहलाएगा, प्योर मेटल कहलाएगा, अगर कोई मेटल आपने यहाँ पे लिया है तो, ओके। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि आपके पास क्या है कि यहाँ पे यदि कॉपर की छड़ है तो कॉपर के साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी अटैच होंगी। क्या अटैच होंगी, इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज दो प्रकार की होती है, आपको बताया, एक होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज और एक होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या करेंगे, इस पूरे सॉल्यूशन के साथ क्या करेंगे, डिसॉल्व हो जाएंगी, डिसॉल्व विथ सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगी जो आपकी सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी। ओके, लेकिन जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी वो क्या करने लगेंगी, धीरे धीरे इस एनोड की इलेक्ट्रोड के नीचे धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा। एनोड के नीचे जस्ट बॉटम में जब ये जमा हो जाता है तो इसे हम कहते हैं एनोड मड। ओके, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एनोड मड किसे कहते हैं। तो एनोड मड क्या होता है, इट इज एक्चुअली इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी। ये एक ऐसी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी है जो कि अटैच किसके साथ थी, वो थी मेटल के साथ। इम्प्योर मेटल, जो मेटल थी उसके साथ जो इम्प्योरिटी अटैच होती है, जिसे गैंग भी बोला जाता है, उस इम्प्योरिटी को हम एनोड मड के रूप में एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे देखते हैं। इसे मड बोला गया है क्योंकि ये इम्प्योरिटी है और ये डिसॉल्व होती नहीं है सॉल्यूशन में। एनोड मड इसलिए बोला गया क्योंकि एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे डिपॉजिट होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से जो आपको कॉपर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मीन्स अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो आपको प्योर मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जो आपका इम्प्योर मेटल है उस इम्प्योर मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, और जिससे क्या बन जाएगा, हमारा प्योर मेटल निकल के आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये प्रोसेस आपकी वाइडली यूज की जाती है, मीन्स इसका जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर है। काफ़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल का फॉर्मेशन करना हो। ओके, तो ये जो बातें थी ये थी आपकी किससे रिलेटेड, मीडियम रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। जो इससे रिलेटेड आते हैं आपके, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको आप अच्छे से पढ़ें। अब जो आपका रह गया है सेपरेशन टेक्निक, वो है आपका सेपरेशन टेक्निक मीन्स एनरिचमेंट ऑफ ओर करना है हमें लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का। तो हम पढ़ेंगे अब हम लो रिएक्टिविटी मेटल्स। देखिए लो रिएक्टिविटी मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। कॉपर भी काउंट हो जाता है, वैसे मरकरी भी होता है, सिल्वर भी होता है, गोल्ड भी होता है। इनमें से सिल्वर और गोल्ड की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं, मीन्स से किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं पाए जाते। ओके, तो अगर ये पाए भी जाते हैं तो इनका जो ओर पाया जाता है वो कैसा होता है, सल्फाइड ओर के रूप में मिलता है। इस प्रोसेस के लिए भी क्या किया जाता है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी के लिए इनके सल्फाइड ओर पाए जाते हैं। और ये जो सल्फाइड ओर होते हैं इसके लिए हम कौन से प्रोसेस यूज करते हैं, रोस्टिंग। आप जानते हैं जब रोस्टिंग प्रोसेस करेंगे तो रोस्टिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पर ना मेटल ऑक्साइड बनता है ना ही इसकी रिडक्शन होती है। यहाँ पर जो आपको मेटल मिलता है वो नॉर्मली आपका प्योर मेटल ही होता है, क्योंकि इसकी प्योरिटी को और डिफाइन करने के लिए हम इसको हीट कर देते हैं, एंड बाय सिंपली हीटिंग वी कैन गेट प्योर मेटल। हमें प्योर मेटल का फॉर्मेशन हो जाता है। किस तरीके से, जैसे मान के चलिए आपके पास सिल्वर का ओर हो गया या गोल्ड का ओर हो गया, Ag2S हो गया या Au2S करके हो गया। ओके, ये आपके सॉल बनाते हैं एक्चुअली। तो वैसे तो इसको जब रोस्टिंग करने के बाद जब सल्फर अलग हो जाता है इनमें से, तो आपके पास यहाँ पे गोल्ड या सिल्वर इस रूप में पाया जाएगा, लेकिन ये इसमें कुछ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी, इनमें कुछ सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज जरूर होंगी। ओके, और ये जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी इसको आसानी से अलग कैसे किया जा सकता है, इसको सिंपली हीट कर दीजिए। आपके पास यदि गोल्ड यहाँ पे रखा गया है और गोल्ड के साथ इम्प्योरिटी अटैच है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको हीट करें, और हीट करने के बाद जो मोल्टन स्टेट में जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो सकती हैं वो अलग हो जाएंगी, और बाकी जो आपके पास गोल्ड होगा वो कौन से स्टेट में मिल जाएगा, प्योर स्टेट में आपको गोल्ड मिल जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप जानते हैं अगर यही बात मरकरी की होती तो हम जानते हैं मरकरी जो होता है मरकरी सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, और मरकरी सल्फाइड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, हीट करते हैं उसकी, तो ये क्या बनाता है, मरकरी ऑक्साइड बनाता। यहाँ पे कोई ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है सिल्वर और गोल्ड के केसेस में, लेकिन मरकरी क्योंकि इसका एग्जांपल है, या कॉपर है तो उसको भी पढ़ेंगे। अभी सिल्वर और गोल्ड के लिए हमने यहाँ देख लिया, अब हम कॉपर और मरकरी का देखते हैं। मरकरी का देखें तो मरकरी में क्या होता है, इसका सल्फाइड और होता है, तो इसको जब हम रोस्टिंग करते हैं तो मरकरी ऑक्साइड बनाता है, मीन्स यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जहां मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन सिल्वर और गोल्ड के लिए नहीं था। ओके, तो साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, SO2 गैस रिलीज होगी। यहीं पर ये जो मरकरी ऑक्साइड होता है इसको लेते हैं, मरकरी के ऑक्साइड को हीट करते हैं, और उसके बाद मरकरी मेटल अलग से निकल आता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ओके, इस प्रोसेस के जरिए हम कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली इसको हम या तो हीट कर दे तो ये प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको दूसरा एग्जाम्पल दें तो वो है आपका कॉपर का। ओके, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल भी है, तो कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। इसको जब हम ऑक्सीजन से इसको ट्रीट करते हैं तो रोस्टिंग होती है इसकी प्रोसेस, और इसमें क्या निकलता है, कॉपर ऑक्साइड बाहर रिलीज होता है और SO2 गैस रिलीज होती है। ये जो कॉपर ऑक्साइड आपको यहाँ पे मिला है, इस कॉपर ऑक्साइड को हम डायरेक्टली कॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसी के ओर से, मीन्स Cu2S के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसी के ओर से कोई
कॉपर सल्फाइड के ही ओर से कॉपर ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये मेथड क्या करता है, इसमें कॉपर जो है आपकी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, साथ में जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो रिलीज हो जाती है बाहर। ओके, तो इस जरिए भी हम कॉपर का कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन। ओके, ये एग्जांपल आपका मरकरी के लिए था। कभी एग्जाम में अगर मरकरी के लिए आ जाए आपका क्वेश्चन तो इस तरीके से करेंगे। यदि कॉपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरीके से इसके रिएक्शन करेंगे, और यदि गोल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से उसकी रिएक्शन कर सकते हैं। मीन्स इसमें पहली बात तो गोल्ड या सिल्वर जो होते हैं दे आर लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ये लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इसका मतलब अगर इनका सल्फाइड ओर पाया भी गया तो वो सल्फाइड ओर जो होगा वो गोल्ड के या सिल्वर के साथ उतना रिएक्टिव नहीं होगा, इसीलिए उसको रोस्टिंग प्रोसेस के जरिए आसानी से सेपरेट किया जाता है। और सेपरेट होने के बाद उसके बाद ऑक्सीजन तो उसके अटैच फॉर्म में पाया नहीं जाता, तो वो मेटल जो होगा प्योर अपनी मेटल स्टेट में आ जाएगा। उस मेटल को और ज़्यादा रिफाइनिंग के लिए अगर हम हीटिंग करते हैं तो वो मेटल हमारा प्योर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर इंपॉर्टेंट है। यदि आपको कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आज का टॉपिक यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।